बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी मुश्किल रात है। बड़ी कोशिशें हुई कि चीफ जस्टिस किसी तरीके से बेंच तोड़ दें और फुल कोर्ट बेंच बना दें। बनाने में शायद उन्हें कोई एतराज भी ना हो, लेकिन क्योंकि केस तकरीबन 60 से 80% तक डिसाइड हो चुका है, अब अगर नया बेंच बनता है, एक भी जज अगर ऐड होता है मजीद नए सिरे से, क्योंकि उसे अप टू स्पीड करना पड़ेगा, पूरी कार्रवाई जीरो से शुरू करनी पड़ेगी। वक्त कम है। आज 31 मार्च हो गई है। 30 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं। अगर ये मजीद 4-5 दिन और आगे जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन फिर कहेगा कि जो कार्रवाई करनी है, जो इलेक्शन के लिए आपने कैंपेन करने के लिए टाइम देना होता है, हर चीज में फर्क पड़ेगा। बैलेट पेपर की छपाई होनी है, लोगों की ड्यूटीज लगनी है, बहुत सारी ऐसी चीजें इलेक्शन प्रोग्राम का जो हिस्सा होती हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसलिए वक्त कम है और ये बिल्कुल वाजिया है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं। 15 के 15 जजेस आप बिठा देना, वो ये नहीं कह सकते कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने। हाँ, वो ये जरूर कहेंगे कि पहले आप हाई कोर्ट में चले जाते, वो फैसला होता, फिर अपील लेके आप यहाँ आ जाते तो हम देख लेते। ये एतराज टेक्निकल है, ये डिले करने के लिए एतराजात तो हैं, ये फरमाइशी एतराजात तो हैं, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आइन बिल्कुल वाजिया है। जस्टिस फायद ईसा को अकेला बिठा देना बेंच में कि आप 15 के 15 जजेस की जगह फैसला दें, वो भी ये नहीं कह सकेंगे कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने। ये इतना ओपन एंड शट केस है। इंडियन एक जज की बात बता रहे थे डॉक्टर मोहित पीरजादा अपने प्रोग्राम में, कि उन्होंने कहा कि अगर मैं होता तो मैं आधे घंटे में इसका फैसला दे देता। ये तो बिल्कुल ओपन एंड शट मसला है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है और चीफ जस्टिस पे दबाव है, माफिया लगा हुआ है, पूरी कोशिश कर रहे हैं, बेंच तोड़वाया गया, बेंच मजीद तोड़ने की कोशिश हो रही है। सुबह हो सकता है कि जमाल मंदोखेल साहब कहें जी अब मैं जा रहा हूं, कल फिर कार्रवाई ना हो, मतलब आज सुबह हो सकता है, ये एन मुमकिन है। या बिल्कुल ही जब फैसला करीब हो तो उस टाइम वो निकल जाए ताकि फैसला ना सुनाया जा सके। चीफ जस्टिस साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसका फैसला जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि अगर ये फुल कोर्ट बेंच बनाते हैं ना, उसमें से क्या निकल के आएगा मैं आपको भी बता देता हूं। वहां पे फिर हुकूमती वकुला आ जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के भी, कि जी पहले हमें आप ये क्लियर कर दें कि वो जो पिछला फैसला था सुमोटो के ऊपर, जिसमें इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया गया था कि आप इलेक्शन करवाएं और कहा था कि सदर तारीख दे सकते हैं, क्या वो फैसला 3-2 से था या 4-3 से था। अब जब इस पे बहस करेंगे तो जाहिर है फुल कोर्ट बेंच बनेगा, उनकी मर्जी, वो जो मर्जी फैसला दे दे फुल कोर्ट बेंच, चीफ जस्टिस साहब वहां पे सिटिंग डक होंगे। और अगर वही फैसला खत्म हो जाता है तो डिलेइंग टैक्टिक्स इनकी कामयाब हो जाती हैं। ये मसला रिफर हो जाएगा हाई कोर्ट पे, हाई कोर्ट अपना टाइम लेंगे, पेशावर हाई कोर्ट अपना टाइम लेगी, लाहौर हाई कोर्ट अपना टाइम लेगी, हफ्ता 2 हफ्ते महीना लग जाएगा। फिर वहां से अपील दायर होगी सुप्रीम कोर्ट में। अगर फैसला खिलाफ आता है, अगर तो आता है कि ठीक है जी आप करवाएं इलेक्शन, फिर तो और बात है। अगर खिलाफ आता है फिर अपील लेके आएंगे सुप्रीम कोर्ट में। अगर हक में आता है इलेक्शन के तो हुकूमती जमातें अपील लेके आ जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में। तो ये लटकाना चाहते हैं ताकि सितंबर तक मामला लटक जाए, चीफ जस्टिस चले जाएं, अपना काजी आ जाए। लेकिन आज जो सुबह जो कुछ होना है, अगर ये बेंच तोड़वाने में कामयाब हो जाते हैं, अगर इलेक्शन नहीं मिलते इनको, अगर ये रोकने में कामयाब हो जाती हैं, चीफ जस्टिस अगर घबरा जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, फिर तो बेस्ट केस सिनारियो है। तो नवाज शरीफ साहब आप तैयार बैठे हैं आने के लिए, क्योंकि अब माहौल उनके लिए परफेक्टली सूटेबल हो गया है, तकरीबन टेक ओवर हो गया है। और प्लान 2023 के मुताबिक, आज से 3 साल पहले जब मैं कहता था प्लान 2023, लोग कहते थे यार किसने देखा 3 साल बाद क्या होना है, तो मैं आपसे कहता था कि नवाज शरीफ इज जस्ट बाइडिंग हिज टाइम। वो 2023 सितंबर का इंतजार कर रहा है, काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस बनेंगे। और मैं आपको ये बात 100% बता सकता हूं कि नजरियाती तौर पे ये एक हैं, ये यकजान दो कालिब हैं। और काजी साहब जो वक्ती तौर पे एंटी स्टैब्लिशमेंट बने थे, वो उसी दौर में बने थे 2017 से लेकर 2019 तक। बस जब नवाज शरीफ को डील मिल गई और उनका केस के भी डील होगी उनकी अगले साल, तो उसके बाद से वो एंटी स्टैब्लिशमेंट नहीं रहे, सिर्फ एंटी इमरान हो गए हैं। अब जरा इमेजिन करें, मैं आपको थोड़ी सी एक सिनारियो बताता हूँ। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, जो एंटी स्टैब्लिशमेंट लोग थे, वो साफी एंटी स्टैब्लिशमेंट और सियासी जमातें और जज। मुझे समझ आता है कि इमरान खान से इनको बुग़्ज़ है, इमरान खान ने कुछ बहुत ज्यादतियां की होंगी इनके साथ, लेकिन ये तो एंटी स्टैब्लिशमेंट थे सारे। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दुश्मन है, अब ये एक असूल है। तो इन्होंने ये सोचा कि क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अब इमरान खान की दुश्मन बनी हुई है, तो अल्टीमेटली हमारी दोस्त बन गई है। माई एनिमीज एनिमी इज माई फ्रेंड, क्योंकि नफरत इमरान खान से है, तो क्योंकि अभी इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान की दुश्मन है, तो हम अपनी इस्टेब्लिशमेंट से दुश्मनी बुला के और हम वहां दोस्ती कर लेते हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट दबा रही है, मार रही है और दुश्मनी कर रही है, यानी उनकी आपस में दुश्मनी बन गई है, तो हम इमरान खान के साथ खड़े होते हैं। माई एनिमीज एनिमीज माई फ्रेंड, अगर ये हकीकी एंटी इस्टेब्लिशमेंट होते तो आज ये सारे इमरान खान के साथ खड़े होते हैं।
नवाज शरीफ भी इमरान खान को अपना लीडर तस्लीम करके पीछे उसके खड़ा हो जाता। अगर जरदारी नवाज शरीफ को लीडर मान सकता है, अगर नवाज शरीफ जरदारी को अपना लीडर मान सकता है, मरियम नवाज जाकर जरदारी को अपना बाप कह सकती है, बिलावल नवाज शरीफ को अपने बाप की जगह कह सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता था, आप मुझे बताएं। इसकी वजह सिर्फ एक है कि पाकिस्तान में कभी भी कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जब आप थोड़े से भी मामूली एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना तो वो होता है जो तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है। आपके घर के दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं, ये पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ हुआ है। दरवाजे तोड़े जाते हैं, दीवारें गिराई जाती हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होता है, आपके क्लोज लोग होते हैं उन्हें नंगा करके मारा जाता है। आप मुझे बताएं, आज तक जरदारी के साथ ये हुआ है? आज तक नवाज शरीफ के साथ ऐसा कुछ हुआ है? मार्शल लॉ भी लगाया ना, तो नवाज शरीफ के साथ वो सलूक नहीं किया गया कि उसके घर के दरवाजे तोड़े गए हों, दीवारें तोड़ी गई हों, उसके घर में क्रेन लेके गए हों। मार्शल लॉ में भी ये नहीं हुआ जो इमरान खान के साथ किया गया है, कि पहली बार इस्टेब्लिशमेंट को खतरा महसूस हुआ है कि एक जेन्युइन एंटी इस्टेब्लिशमेंट वेव पाकिस्तान में उठ गई है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मजबूर करने के लिए उनके फैमिली मेंबर्स को जाके इंटरनल विंग के लोग सादा लिबास में जाते हैं, उनको थ्रेट करते हैं, धमकियां देते हैं, या पकड़ के ले जाके तशद्दुद करके या किसी भी तरह से ब्लैकमेल करके, और फिर जो ओवरसीज रिश्तेदार हैं उनसे वीडियोस बनवाते हैं कि जी हमने गलती से फौज के खिलाफ बात कर दी थी, हम आईएसआई से बड़ा प्यार करते हैं, फौज से बड़ा प्यार करते हैं। मैं आज वादे कर दूं, लोग आईएसआई से भी प्यार करते हैं, फौज से भी प्यार करते हैं, लेकिन उस आईएसआई और उस फौज से जो सियासत से दूर है और सिर्फ पाकिस्तान के दिफा में लगी हुई है। जो सियासत करने वाले जर्नैल हैं या ऑफिसर्स हैं, उनसे शदीद नफरत करती है ये कौम। आपका ये काम नहीं है करना, आपका ये काम नहीं है कि आप इलेक्शन में टांग अड़ाएं कि कब होंगे, यानी आपका ये काम नहीं है कि आप जजेस पे दबाव डालें, आपका ये काम नहीं है कि आप सोशल मीडिया के लोगों को उठाएं और मारें। यानी मेरा एक सवाल है सिंपल सा, इसका जवाब मुझे चाहिए। वो बच्चे, वो नौजवान जो भारत के खिलाफ 5th जनरेशन वॉर लड़ रहे थे, हमारे इदारे आज उन्हें उठा के तशद्दुद कर रहे हैं उनके ऊपर। मेरा सवाल है कि आपने तो भारतीयों को पकड़ना था और भारतीय एजेंटों को, आप उनको पकड़ रहे हैं जो भारत को मुकाबला दे रहे थे, जो भारत से टकरा रहे थे, आप उनको पकड़े। ये किसकी सहूलतकारी हो रही है? ये वो बच्चे थे जो मोदी पे प्रेशर डालते थे, ये वो बच्चे थे जिनके ट्रेंड इंडिया में भी चलते थे और उन्हें आग लगती थी। आप उन बच्चों को उठा के तशद्दुद कर रहे हैं, किसकी सहूलतकारी हो रही है? नथ डाली हुई थी इन्हीं बच्चों ने मोदी को। कश्मीर के ऊपर सबसे ज्यादा बात यही बच्चे करते थे जिनको आप उठा उठा के मार के नंगा कर रहे हैं। आपको शर्म भी नहीं आ रही ये काम करते हुए? मुल्क दुश्मनों के काम आप कर रहे हैं और कह रहे हैं जी के सोशल मीडिया पे इदारों के खिलाफ बात हो रही है। ये काम आप कर रहे हैं, ये आप जर्नैल अपने इदारे के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, अपने मुल्क के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। आपको सोचना होगा। नाज़रीन, एक मुश्किल रात है, इसमें धमकियां दी जा रही हैं, मार्शल लॉ की धमकियां। मार्शल लॉ लगा हुआ है चीफ साहब, अगर आप तक तो ये बात पता नहीं पहुंचेगी या नहीं, शायद आपका कोई अजीज देख के आपको अपनी तरफ से बता दे। मार्शल लॉ मुल्क में लगा हुआ है प्रैक्टिकली, इंसानी हकूक मुअत्तल है सारे, आपने इसको बहाल करना है। तो कोई धमकी से डरे ना, अवाम मार्शल लॉ से नहीं डरती। इन्होंने जो लगाना है ना, जो उखाड़ना है वो उखाड़ लें। जितना इन्होंने अभी मार्शल लॉ लगाया इससे ज्यादा नहीं लगा सकते। तब यही होगा कि सारी टॉप लीडरशिप को भी जेलों में डाल देंगे, डाल दें, 22 करोड़ को नहीं जेलों में डाल सकते। बिल आखिर माननी पड़ेगी अवाम की बात, जितना भी करने जोर लगा लें। अहम तरीन दिन है, बेंच अगर बरकरार रहता है तो मैं समझता हूँ कि समात आज रात तक ही शायद मुकम्मल हो जाए, या एक दो और समातें होंगी और ये खेल अपने अंजाम को पहुंचेगा। इसके बाद चीफ जस्टिस अपना इंप्लीमेंट कैसे कराते हैं फैसला, ये अब आने वाला वक्त हमें बताएगा, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन असल चीज है। उम्मीद ये है कि नजरिया जरूरत नहीं जागेगा। उम्मीद ये है मेरी, चीफ जस्टिस साहब दबाव में केविन मत कीजिएगा, कौम की बड़ी उम्मीदें हैं, ये आखिरी उम्मीदें हैं कौम की सिस्टम के साथ, वरना पूरी कौम फिर सिस्टम पे भरोसा बिल्कुल ही खत्म कर देगी। नंगा हुआ सारा सिस्टम खड़ा है और उसके बाद फिर अनारकी है, क्योंकि आगे भूख नंग और बढ़ेगी। आईएमएफ का प्रोग्राम लेते हैं तब भी बढ़ेगी, नहीं लेते तब भी बढ़ेगी। जो तबाही आने वाली है उसमें फिर पाकिस्तान में जो अनारकी आएगी वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, ना आप कर सकेंगे ना कोई और कर सकेगा। मुल्क को बचा लें, ये बेहतरीन मौका है आपके पास, फैसला दें और फिर फैसले को इंप्लीमेंट कराएं कि इलेक्शन होने हैं और टाइम से होने हैं। आइन से ऊपर आप नहीं जा सकते। कानून कोई ऐसा है नहीं जो इलेक्शन कमीशन को इजाजत देता है आइन तोड़ने की, कोई ऐसा कानून नहीं है तारीख देने वाला। सिंपल फैसला है, कोई बच्चा भी कर सकता है। उम्मीद है कि यह फैसला होगा। मुश्किल रात है, दबाव है, चीफ जस्टिस पे दबाव है और एक माफिया का प्लान है। ये वही जो जस्टिस सजाद अली शाह के साथ किया था वही प्लान रखते हैं। इन्होंने मुख्तलिफ फैसले करवाए हैं, इसी तरह तब भी हो रहा था। एक बेंच अपने फैसले कर रहा है, एक बेंच अपने फैसले कर रहा है, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है। अभी भी ये वही कर रहे हैं और ये चाहते हैं चीफ जस्टिस भी दबाव में आके इस्तीफा दे दें। आप ना इस्तीफा दें चीफ साहब, और आपका फैसला बोलना चाहिए। ये सारे मजालिम का एक अंजाम है और वो है टाइम से इलेक्शन। ये हो गए, पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबकी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।